वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेवन्थ में हमने सेकंड चैप्टर रीड किया था गुल्ली डंडा। इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था। इसमें फर्स्ट पार्ट में रीड किया था कि कैसे लेखक और गया जब गुल्ली डंडा खेलते हैं और लेखक गुल्ली डंडा के खेल में हार जाते हैं तो गया उनको अपना दाव लिए बिना लेखक को जाने नहीं देता और इस बात में दोनों की बहस छिड़ जाती है। आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 10 पर है। तो इसमें लेखक कहता है कि मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। दिल लगी का अर्थ होता है हंसी मजाक। तो इसमें लेखक कहता है कि मैं तो घर जाता हूँ कि देखते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो गया कहता है कि घर कैसे जाओगे, कि ये कोई खेल में हंसी मजाक है क्या, कि मैं अपना गया कहता है कि मैं अपना दाव लिए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। तो इसमें लेखक गया को याद दिलाता है कि कल मैंने तुम्हें जो अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। तो गया कहता है कि वह तो पेट में चला गया, कि मतलब मैंने अमरूद खा लिया और अब वो पेट में चला गया। तो लेखक कहते हैं कि निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। तो अब लेखक कहते हैं कि तुमने मेरा अमरूद क्यों खाया, मुझे मेरा अमरूद वापस चाहिए। तो गया कहता है कि अमरूद तुमने दिया है तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जब तक तुम मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा, अर्थात मैंने तुम्हें अमरूद इसीलिए खिलाया था कि मैं तुम्हें अब दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिरकार मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूँ ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को नसीब न होंगे, यह सरासर अन्याय था। इसमें जो लेखक है वो सोचते हैं कि मतलब गया ने मेरा अमरूद खाया था तो मैं अब उसे दाव नहीं दूंगा, कि आजकल तो भिक्षा तक स्वार्थ के लिए दी जाती है। मतलब अपन जो भिक्षा देते हैं उसमें भी अपना कोई ना कोई स्वार्थ होता है। और रिश्वत देकर तो लोग अपन रिश्वत देते हैं तो उससे तो लोग खून भी पचा जाते हैं और इसने तो मेरा ये अमरूद हजम कर जाएगा। तो वो इस बात पे अड़ जाते लेखक कि मुझे अपना अमरूद चाहिए, उसके बाद ही मैं दाव दूंगा। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। लेकिन गया भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं अपना दाव लिए बिना जाने नहीं दूंगा। और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने गाली दी, उसने कड़ी गाली दी, और गाली नहीं दो एक चांटा भी जमा दिया। मैंने उससे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस शस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैं तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लोंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। अब इसमें लेखक अपनी बात पर अड़े रहे और इस बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है। और वो लेखक ने जब गया को गाली दी तो गया ने उनको 1-2 चांटे जमा दिए और उनकी पीठ पर डंडा जमा दिया। इसके बाद लेखक रोने लगे और वो घर भाग गए और तुरंत आंसू पोंछ डाले। और अब लेखक को ने जो मार खाई थी वह भी वो भूल गया। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने एक छोटी जाति के लड़के के हाथों पीट गया और यह बहुत अपमानजनक था, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन दिनों पिताजी का तबादला वहाँ से हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था कि वहाँ घर ऐसे थोड़ी ही होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर कि आसमान से बात करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ।
बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारे को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे कि तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ हमें तो इसी उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। मतलब जब 20 साल हो गए जब लेखक ने इंजीनियर परीक्षा पास की और उस ज़िले का उन्होंने दौरा किया, मतलब सर्वे किया, तो वो उसी गांव में पहुँचे जहाँ पे उन्होंने उनका बचपन बीता और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते हुए इतनी बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि उन्होंने छड़ी उठाई कस्बे की सैर करने निकला और लेखक को उनके बचपन की स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी और उन्होंने वो कस्बे की सैर के लिए निकल गए। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। मतलब आंखें किसी प्यासे पथिक का अर्थ होता है राहगीर की भांति, मतलब उन्होंने बचपन की जो क्रीड़ा स्थल थे जहाँ जहाँ वो खेले उनको देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उसी परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिवर्तन न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पेड़ था अब वह सुंदर बगीचा था। लेखक ने देखा कि जहाँ बचपन में खंडर थे वहाँ पे अब पक्के मकान खड़े हो गए थे और जहाँ बरगद का पेड़ था वहाँ पे अब सुंदर बगीचा था। उस स्थान का काया पलट हो गया था, मतलब वो स्थान पूरा ही बदल गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। मगर वह दुनिया बदल गई। ऐसा जी होता था कि इस धरती से लिपट कर रहूं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। मतलब लेखक इतने अधीर हो रहे थे कि उन्हें लगा कि मैं अपनी इस धरती से लिपट कर रहूँ, मतलब उन्हें बहुत अब मिलकर बहुत अपने वहाँ मातृभूमि से मिलकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और वो वही रूप देखना चाहते थे। सहसा एक खुली हुई जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं अफसर हूँ, साहसी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। आवरण का अर्थ होता है घेरा। जब लेखक ने 2-3 बच्चों को गुल्ली डंडा वहाँ पे खेलते हुए देखा तो उन्हें बचपन की स्मृतियाँ जाग उठी कि हम भी बचपन में इसी प्रकार गुल्ली डंडा खेलते थे और वह भूल गए कि मैं एक अफसर हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? जाकर उन्होंने एक लड़के से पूछा जो गुल्ली डंडे खेल रहे थे बच्चे, कि यहाँ पे गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया जमाल। मैं यूँ ही कहा, हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला दो। और वह जो बच्चा है वो गया नाम के व्यक्ति को बुलाने जाता है। लड़का दौड़ा हुआ गया और क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, गया मुझे पहचानते हो? उन्होंने जब गया को देखा तो उन्होंने दूर से ही पहचान लिया और लेखक को लगा कि मैं इससे गले मिल जाऊं, लेकिन अब उनके बीच में पद की दीवार खड़ी हो गई थी। गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहते। गया ने झुककर सलाम किया कि हाँ मैंने आपको पहचान लिया, बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। लेखक ने कहा कि मैं बहुत ठीक हो, तुम अपनी सुनाओ। डिप्टी साहब का साइस हूँ। तो गया बोलता है कि मैं डिप्टी साहब का नौकर हूँ। मतई मोहन दुर्गा ये सब कहाँ है, कुछ खबर है? तो लेखक पूछते हैं कि अपने जो बचपन के मित्र हैं मतई मोहन दुर्गा ये सब कहाँ है, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ मालूम है? तो गया कहता है कि मतई तो मर गया है, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। और लेखक अपना परिचय देते हैं कि मैं इस जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। तो गया कहता है कि तुम तो बचपन से ही मेधावी हो, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? तो लेखक ने गया से पूछा, क्या तुम अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? तो गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। तो गया कहता है कि मैं अब गुल्ली डंडा कैसे खेल सकूँगा, मुझे तो अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया है कि मुझे अपने काम से छुट्टी नहीं मिलती। अब जो इसका 3rd पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।